Hi everyone, welcome to Polpath and this is प्रतिमा सिंह। गाइस आज हम 78th प्रैक्टिस पे हैं। इतनी सारी हमने प्रैक्टिस कर ली हैं और ये सारी प्रैक्टिस जो है प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, तो आप वहाँ पर टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस हमने दे रखी हैं, तो आप वहाँ पर जाके वो वीडियो पक्का देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा एक्सप्लेन करके उसमें हमने समझा रखा है और यहाँ पर भी हम अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आज जो है क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, हमेशा ही रखती हूँ मैं देख के, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं, आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस। और आप सभी को आंसर करना है, आप सभी आंसर नहीं करते हैं, ये गलत बात है, सभी को आंसर इसमें करना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वित्त की उचित प्रक्रिया किस देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत। तो वित्त की उचित प्रक्रिया, ये हमने आपको पहले ही बता रखा है कि वित्त की उचित प्रक्रिया कहाँ पर फॉलो की जाती है, ये हमने बता रखा। तो आप सभी पहले फटाफट कमेंट में इसका ऑप्शन दीजिए, ये कहाँ पर ये जो है प्रयोग में लाई जाती है, क्योंकि मैं इस पर पहले भी प्रैक्टिस दे चुकी हूँ। अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं सही बता रही हूँ, सबसे पहले आंसर निकलवा करके तब मैं आगे बढ़ती ही नहीं। अभी ये क्योंकि लाइव क्लास नहीं है तो ठीक है, आप लोग बच रहे हैं, अदरवाइज़ तुम ही इससे जो है उगलवाती सारे आंसर, उसके बाद मैं आगे बढ़ती, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुकी हूँ और इसका आंसर फटाफट आ जाना चाहिए। सारे लोग आंसर करें इसका, फटाफट आंसर कीजिए, क्योंकि मेरा ध्येय है कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनको जो है मंजिल तक पहुंचाना, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा उद्देश्य है। जितने भी बहुत कम लोग जुड़े हैं मैं मानती हूँ, बट उनको जो है मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाऊंगी जिसमें कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, फैक्चुअल और थ्योरेटिकल दोनों तरह के क्वेश्चन पे पकड़ बने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको जो है वहाँ पर डुबा देंगे। तो आंसर इसमें आपका हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। शुक्र मनाइए ये जो है लाइव क्लास नहीं है, नहीं तो मुझे तो आगे बढ़ना ही नहीं था, बिना आंसर लिए एक एक से आंसर निकलवाती तब आगे बढ़ती। चलिए फ़ायदा उठा लो अपलोडेड वीडियो का, हमारे पास रिसोर्स नहीं है और आप जो है इसका फ़ायदा उठाओ। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। एक बार हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, जो लोग नए जुड़े हैं तो उनको जो है पता होना चाहिए। वित्त की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा किसी कानून के औचित्य तथा अनौचित्य का निर्धारण भी कर सकता है। यानी कि जो है ये कानून उचित है, अनुचित है, इसका औचित्य क्या है, सही औचित्य में है या नहीं है, तो औचित्य और अनुचित्य का भी निर्धारण कर सकता है। जबकि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये क्या करता है, सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। यानी कि वह केवल किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करता है कि कोई कानून संवैधानिक है या नहीं है। अगर असंवैधानिक है तो वो उसको रद्द करता है, संवैधानिक है तो वो मतलब उसको आगे बढ़ने देता है, कानून बनने देता है। लेकिन जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक असंवैधानिक के अतिरिक्त औचित्य और अनौचित्य पर, इसको ये दो वर्ड आप देख ही लीजिए, औचित्य, कानून की औचित्यता, यानी कि कानून जो है के औचित्य तथा अनौचित्य पर भी जो है ये काम करता है, यानी कि इसका भी निर्धारण करता है। तो यही है विधि की उचित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत भी वो कानूनों को देखता है। तो ये कहाँ पर है, ये विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। ठीक है, हो गया। और अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली है, वहाँ पर एकल नागरिकता है। क्या है, एकल नागरिकता है। और क्या है, संसद की सर्वोच्चता है वहाँ पर। हमने जो हमारा संविधान का स्रोत है, हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। क्योंकि ब्रिटेन का यहाँ पर राज्य था, हमने संसदीय प्रणाली वहाँ से ली है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें एकल नागरिकता की बात,
तो ये भी हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने यहाँ से ब्रिटेन से ही ली है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, संसदीय प्रणाली है और संसद की सर्वोच्चता है। तो हमने संसद की सर्वोच्चता नहीं ली है, हमने संविधान की सर्वोच्चता ली है। संविधान की सर्वोच्चता कहाँ की विशेषता है, ये विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की, यहाँ की। तो यहाँ से हमने जो है संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता यहाँ से उठाया, और संविधान की सर्वोच्चता इसकी विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ये भी आप ध्यान रखिए। लेकिन वहाँ से दोहरी नागरिकता हमने नहीं ली है, हमारे यहाँ एक ही नागरिकता ही होती है। आगे हम चीन की बात करें तो चीन में क्या है, चीन में साम्यवादी सरकार है, एक दलीय जो है वहाँ पर एक ही दल की जो है सरकार बनती है, या फिर उससे जो है मिले जुले दल होते हैं जो उसकी सहमति पा करके ही सरकार में आते हैं, यानी कि उसकी सहमति से ही होता है। तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। भारत में अगर हम देखें, और ब्रिटेन और अमेरिका दोनों में द्विदलीय व्यवस्था है। क्या है, द्विदलीय। ये सभी कॉन्सेप्ट हैं, ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना कि मतलब गोल्डन क्वेश्चन है, आने ही आने हैं। द्विदलीय व्यवस्था है तो समझते चलिए, मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आगे भी देखते रहिए। द्विदलीय व्यवस्था है कहाँ, ब्रिटेन में भी और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में भी। दल और भी हैं लेकिन मेन जो दल है वहाँ पर दो ही दल काम करते हैं। और चीन में क्या है, एक दलीय व्यवस्था है। एक दलीय, दूसरे छोटे मोटे दल आ जाते हैं तो वो इसकी अनुमति से ही आते हैं, तो इसी की मतलब एक प्रकार से पार्ट होते हैं। तो एक दलीय व्यवस्था है। भारत की बात करें तो भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, और संविधान की सर्वोच्चता है जो कि हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है ना। और क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। ये हो गया। संविधान की सर्वोच्चता देख लीजिए, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है, संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि जो संविधान कह रहा है, संविधान सर्वोच्च है। और जनता जो पावर, इस संविधान को पावर कहाँ से मिलती है, जो संप्रभु कौन है, तो ये जो है जनता के पास पावर है, और सर्वोच्चता किसकी है, संविधान की है। तो हमारे अगर भारत की बात करें कि जो है पावर किसके पास है, तो पावर जनता के पास है। ऑप्शन दिया हमने, ये ऑप्शन दे दिया है, आगे देखते हैं। निम्न में से किस विचारक ने राजनीति को मनोविज्ञान पर तथा मनोविज्ञान को भौतिकी एवं रेखा गणित पर आधारित किया है? तो किस विद्वान ने ऐसा किया है? तो ये जो है ऑप्शन आपके सामने है, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, थॉमस हॉब्स, बेंथम। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी सही हो जाएगा, थॉमस हॉब्स क्या है, हॉब्स का उद्देश्य था कि मनोवैज्ञानिक एवं राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञानों के धरातल पर प्रतिष्ठित किया जाए। भौतिकी के आधार पर हॉब्स ने मनोविज्ञान की रचना की और मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति शास्त्र की स्थापना की। क्या किया इन्होंने, भौतिकी के आधार पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मनोविज्ञान की जो है रचना की और मनोविज्ञान के आधार पर राजनीति शास्त्र की स्थापना की। तो इन्होंने दोनों को इस तरह से प्रयोग किया। तो जो है थॉमस हॉब्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स के दर्शन में क्या है, सारी वस्तुओं का मूल आधार क्या है, ज्यामिति एवं यांत्रिकी है। आगे देख लेते हैं बेंथम क्या है, उपयोगितावाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात की है, ये इनका सूत्र है और सिद्धांत भी है, ये सिद्धांत भी दिया है और ये उपयोगितावाद का सूत्र भी माना जाता है। तो ये क्या है, उपयोगितावाद के जनक हैं और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया है और यही इनके उपयोगितावाद का सूत्र भी है। आप सूत्र भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं, जैसा आंसर है वैसा टिक करना है। और ये जो हैं इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों की ये घोर मतलब इन्होंने आलोचना की है और बिल्कुल उसका खंडन करते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। आगे देखते हैं, रूसो की बात अगर हम करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी जो है क्या है, पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक का नाम है और ये सामान्य इच्छा की बात करते हैं, सामान्य इच्छा का सिद्धांत देते हैं।
सामान्य इच्छा का सिद्धांत देते हैं और लोकप्रिय संप्रभुता के ये जनक माने जाते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता का अवधारणा इन्होंने दी है। क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा इनके द्वारा दी जाती है। मॉन्टेस्क्यू की बात कर रहे हैं अगर हम, तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत जो कि इनके द्वारा ही दिया गया है और ये जो है इसमें क्या होता है, ये अमेरिका की शासन व्यवस्था की विशेषता है और इसमें होता क्या है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधायिका होते हैं, ये तीनों इनकी तीनों शक्तियों जो हैं अलग अलग बटी होती हैं। ये एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो और ये अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं काम करने के लिए। तो इसी को शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है और ये अमेरिका में अपनाया गया है और मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं क्वेश्चंस हैं और इनका जो एक्सप्लेनेशन है ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें यही क्वेश्चंस आपके जिस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यही चीज़ें घूम फिर के आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाने वाली हैं। बहुत सीधे सीधे आंसर नहीं आते हैं, फैक्चुअल आते हैं पर उनकी संख्या कम होती है। आयोग आपको घुमाता है, आप कितना जो है ये देखता है कि आपकी कॉन्सेप्ट में पकड़ कितनी है। तो कॉन्सेप्ट में पकड़ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ बनती है, इसीलिए मैं जो है ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा लाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कोर्स वीडियो और एनसीईआरटी वीडियोस प्रैक्टिस और डेली प्रैक्टिस ये सारी लगी हुई हैं और आप चेक करें प्लेलिस्ट में, वेरी बेनिफिशियल प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक करें और वहाँ पर देखें। चलिए देखते हैं अगला। यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता है? बोदा का, ग्रोशियस का, हॉब्स का, रूसो का, किसका है? तो ये कथन जो है आप सभी आंसर जो है करते रहिए हमसे पहले। जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, तब तक आपका आंसर आ जाना चाहिए। इससे आपका फिक्सेशन होगा। बार बार वो चीज़ें करने से आप अपना माइंड यूज करेंगे, उसको स्टोरी की तरह सुनेंगे नहीं। जब हमसे पहले आप आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो है माइंड चीज़ों को ग्रैब करेगा, फिक्स करेगा। ये एक साइकोलॉजी है, स्टडी है, जो इफेक्टिव स्टडी करने का ये तरीका है। आप मत मेरा वेट कीजिए कि मैं आंसर दूंगी, नहीं, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई हैं और आप काबिल हैं, सक्षम हैं, तो आंसर हमसे पहले आपका आना चाहिए। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही होगा। क्या पूछ क्या रहा है? यह मत किसका है कि संप्रभु बिना जनता की सहमति के कर नहीं लगा सकता? हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं चीज़ों को इतना एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ ताकि आपका अगर थ्योरी आपने नहीं भी पढ़ी है तो इस प्रैक्टिस के थ्रू आपकी थ्योरी जो है कवर हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, बोधा जो है संप्रभुता के प्रथम प्रमुख विचारक के रूप में विख्यात हैं। प्रथम जो है विचारक माने जाते हैं किसके? संप्रभुता के। और इन्होंने अपनी पुस्तक द रिपब्लिका, इनकी पुस्तक क्या है ये भी देख लें। एक तो इनकी है 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक, तो उसमें इन्होंने अपने संप्रभुता संबंधी विचार दिए हैं। लेकिन इन्होंने अपनी जो है पुस्तक जो है रिपब्लिका और कहीं कहीं पर ये द रिपब्लिक भी लिखा होता है। इसमें क्या है, संप्रभुता और संप्रभु पर अपने मतलब संप्रभु पर इसमें भी जो है विचार दिए हैं। और इसमें बोधा ने ये माना है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से नहीं बंधी होती है। और इसमें क्या कहा है कि कोई कानूनी प्रतिबंध जो है संप्रभु पर नहीं लगाया होता है। पर इसने किया क्या है कि पहले तो इसने अपने संप्रभु को सब जो है जितने कानूनी प्रतिबंध थे उन सब से फ्री कर दिया। लेकिन बाद में इसको क्या लगता है कि कहीं जो है हमारा संप्रभु निरंकुश ना हो जाए, अत्याचारी ना बन जाए, तो उसने इसको क्या किया कि प्राकृतिक बंधन इस पर प्राकृतिक अधिकारों के अधीन कर दिया, यानी कि प्राकृतिक जो है बंधन लगा दिए। और फिर ये कहता है कि संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु इसे छू नहीं सकता है, उसने बताया है। और इस तरह से अगर हम देखें तो ये कहता है कि जो है मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार संप्रभु से भी ऊंचे हैं, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं, तो प्राकृतिक अधिकारों में जीवन, जैसे लाक के अनुसार अगर हम देखें तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये अधिकार आते हैं। तो अगर हम देखें
तो ये भी क्या कह रहा है कि प्राकृतिक अधिकार जो है संप्रभु से भी ऊंचे हैं। तो जो प्राकृतिक अधिकार हैं मनुष्य के, उसको संप्रभु भी नहीं छीन सकता है। तो संपत्ति भी प्राकृतिक अधिकार में आती है, जीवन और स्वतंत्रता भी प्राकृतिक अधिकार में आता है। इसलिए क्या होगा कि संप्रभु जो है बिना सहमति के कर नहीं लगा सकता है। बिना सहमति के संप्रभु द्वारा कर लगाने की शक्ति पर जन सहमति का बंधन लगा दिया है। किसने? बोधा ने, कि अगर जनता की सहमति है तभी तो संप्रभु कर लगाएगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। उससे स्वीकृति होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इस उक्त के पीछे जो कि ऊपर कहा गया है। अगर हम ग्रोसियस की बात करें तो ये बा है, वाह है। संप्रभुता के जो हैं क्या हैं? वाह है संप्रभुता के जनक है। जबकि जो गार्नर हैं, गार्नर क्या है? गार्नर जो है आंतरिक, गार्नर क्या है? ये हैं आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। कौन? संप्रभुता के जनक कौन माने जाते हैं? गार्नर। तो ग्रोसियस जो हैं बाह्य संप्रभुता के जनक हैं और गार्नर आंतरिक संप्रभुता के जनक हैं। ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता के जनक हैं। बोधा जो है प्रथम विचारक माने जाते हैं जो है संप्रभुता के बारे में। इन्होंने सबसे पहले इन्होंने विचार दिया है। हॉब्स की बात करें तो ये निरंकुश राजतंत्र का ये क्या करते हैं? निरंकुश राजतंत्र का ये समर्थन करते हैं। इनकी बुक क्या है? लेवायथन। पुस्तक की बात करें क्या है? लेवायथन। ठीक है, लेवायथन है। और ये कहाँ? जब फ्रांस में इन्होंने जाकर के शरण ली थी वहाँ पर लिखी गई थी। ठीक है। रूसो क्या है? रूसो सामान्य इच्छा की जो है बात करते हैं। और इनकी बुक का नाम अगर हम देखें तो इनकी बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बोधा की एक जो फेमस बुक और है वो भी देख लेते हैं। 6 बुक्स बुक्स ऑफ कंसर्निंग जस्टिस। राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग थोड़ा सुन के इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता है? अद्वैतवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवक्ता पूछ रहा है। लॉक, बेंथम, बोधा, ऑस्टिन। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑस्टिन। क्योंकि ऑस्टिन का क्या मानना है कि ऑस्टिन ने ये माना है कि संप्रभुता राज्य में किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था में निवास करती है। या तो कोई संस्था हो या फिर कोई व्यक्ति हो, उसमें निवास करती है और इसका विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो ये बात है। और ये कहते हैं कि एक मतलब कोई निश्चित मानवीय सत्ता, एक कोई जो है निश्चित मानवीय सत्ता जो अन्य सत्ता की आज्ञा मानने की अभ्यस्त ना हो और उसकी आज्ञा संभवतः सभी माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो है क्या बोलते हैं? प्रभुसत्ताधारी कहेंगे। और इस समाज को जिसमें कि वो प्रभुसत्ताधारी जो है और ऐसे समाज को जहाँ पर एक प्रभुसत्ताधारी एग्जिस्ट कर रहा है, उस समाज को राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा। तो जहाँ पर संप्रभुता है उसी समाज को जो है राजनीतिक और स्वाधीन समाज कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। तो संप्रभुता सब जो है प्रभुसत्ताधारी होना आवश्यक है और प्रभुसत्ताधारी भी ऐसा हो जो सर्वोच्च होगा और जिसकी जो है संप्रभुता विखंडित नहीं होगी, बांटी नहीं जाएगी, विभाजित नहीं होगी। ये सब जो हैं ये बातें कहते हैं। लॉक को यहाँ पर देख लेते हैं। लॉक क्या है? ये उदारवाद के जनक माने जाते हैं। उदारवाद के ये जनक माने जाते हैं और ये व्यक्तिवाद के भी जनक माने जाते हैं। और इन्होंने जो है 3 प्रकार की जो प्राकृतिक अधिकारों की बात की है। कौन सी? स्वतंत्रता, जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति।
संपत्ति में जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा संपत्ति को जो है महत्व दिया है। और इसी पर जो है वाहन ने इनकी आलोचना करते हुए कहा है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। तो ये जो है वाहन महोदय इन पे इनके जो अधिकार दिए हैं, संपत्ति को जो इतनी इन्होंने महत्व दिया है, उस पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है? वाहन ने कहा है कि लॉक का संपूर्ण जो है दर्शन व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। यही है। इन्होंने जो है श्रम का सिद्धांत दिया है। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। श्रम का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। इसमें बताया है कि सार्वजनिक कोई वस्तु जो है सार्वजनिक होती, व्यक्ति इसमें अपना श्रम मिला करके उसे निजी बना लेता है और निजी संपत्ति को छीनना संभव नहीं, यानी कि ये जो है कोई छीन नहीं सकता, किसी को भी हक नहीं है कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति छीन ले। ऐसा जो है लॉक महोदय कहते हैं। इनकी अगर हम बुक देखें तो 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट देख लेते हैं। 2 ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये इनकी बुक है। दूसरी है लेटर ऑन टोलरेशन, सहिष्णुता के पत्र, लेटर ऑन टोलरेशन, या फिर हिंदी में सहिष्णुता के पत्र। इसी में ये धर्म की बात करते हैं कि जो है एक दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस का भावना होना चाहिए। और कुछ कास्ट जैसी कैथोलिक हैं और मोहम्मदन वगैरह हैं, इन्होंने बोला है कि ये काफ़ी कट्टर होते हैं, तो इनके बारे में इन्होंने कुछ अलग विचार दिए हैं। और जो है ये इनकी एक और बुक है ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये सब जो है मानव स्वभाव पर इन्होंने विचार दिया है और इन्होंने मानव स्वभाव को अच्छा बताया है, काफ़ी अच्छा बताया है, क्योंकि ये एक उद्योगपति के घर में जन्म लेते हैं। तो इनके आसपास पर्यावरण अच्छा होता है और जैसा पर्यावरण हमारे आसपास होता है वैसे ही हमारे जो है विचार बन जाते हैं, इसमें नो डाउट। आगे देखते। जबकि हॉब्स के समय में, जो हॉब्स थे उनके समय में काफ़ी कठिनाइयाँ थी, तो उन्होंने व्यक्ति के स्वभाव को स्वार्थी, पाशविक, पतित बताया था। तो ये सब इनके लॉक से संबंधित हो गई हैं। बेंथम की बात कर लें तो बेंथम ने जो है इनकी क्या है, उपयोगितावाद का जनक माने जाते हैं। अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सूत्र दिया है, ये सिद्धांत भी है इनका। इनकी अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, ये इनकी पुस्तक का नाम है। और इसी पुस्तक में इन्होंने प्राकृतिक कानून का खंडन किया है और ब्लैक स्टोन की आलोचना की है। ये जो ब्लैक स्टोन थे ये क्या थे? प्राकृतिक कानून के प्रमुख व्याख्याकार माने जाते थे। जो प्राकृतिक कानून था, कृत्रिम जो है बेंथम से पूर्व कौन थे? ये ब्लैक स्टोन जो है प्राकृतिक कानून के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याकार माने जाते थे। तो जो ब्लैक स्टोन ये प्राकृतिक कानून के प्रमुख जो है व्याख्याकार थे। इनकी आलोचना की इसी बुक में की, बेंथम के द्वारा इस बुक में की जाती है। और बेंथम जो है ये कहते हैं कि ऐसे कानून जिनका कोई स्रोत नहीं है, हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो कानून होता है उसका कोई निश्चित स्रोत होता ही होता है, ऐसा इनका मानना है। तो यानी कि इन्होंने प्राकृतिक जो कानून है उनका खंडन करते हुए ये कहा है। और जब इन्होंने अपने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया है उसमें इन्होंने गुण को नहीं बल्कि मात्रा को आधार माना है। और इन्हीं किसी से जो JS मिल थे उन्होंने इसमें नैतिकता का समावेश किया था बाद में, तो जो है। और अगर हम देखें आगे, बोधा को देख लेते हैं। इनकी बुक हमने अभी भी देखा कि कौन सी थी, 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक। और अगर हम ऑस्टिन की बात करें तो ये एकलवादी सिद्धांत के जनक हैं, ये अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हैं, जिन्होंने किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में जो है संप्रभु का जो सर्वोच्च सत्ता है उसका निवास करवाया है। आगे देखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सारा जो है ये आपको अच्छे से ये रिवीजन हो रहा है, आपका रिवीजन करते रहिए, बिल्कुल भी ढीला नहीं डालना है, आपको सक्सेस लेनी है इस बार। तो आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं कर सकते हैं और बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, बिल्कुल कंफर्ट जोन में नहीं रहना है।
अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में विश्वास नहीं करता है। तो जो उत्पत्ति के कई सारे सिद्धांत हैं, जैसे राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, और ये जो है शक्ति का सिद्धांत, इसी तरह से कई सारे सिद्धांत हैं, विकासवादी सिद्धांत। तो जो विकासवादी सिद्धांत है इसमें जो है कौन विश्वास नहीं करता है, लॉक नहीं करते हैं, या बार्कर नहीं करते हैं, या गार्नर नहीं करते, या हेनरी मेन नहीं करते हैं, कौन नहीं करता है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्योंकि लॉक क्या है, लॉक जो अनुबंधवादी हैं उसके जो है समर्थक हैं, यानी कि जो संविदावादी सिद्धांत है उसके ये समर्थक हैं और प्रतिपादक भी हैं। किसके? उसके समर्थक हैं और ये प्रतिपादक भी हैं संविदावादी सिद्धांत के। तो लॉक क्या है, अनुबंधवादी सिद्धांत। देखिए ये अलग अलग वर्ड हैं, कोई भी वर्ड वहाँ पर दे सकता है, तो आप इसको देखते रहिए, इसलिए मैं इसे लिख रही हूँ। अनुबंधवादी, अनुबंधवादी, संविदावादी या सामाजिक समझौता, ऐसे करके कुछ भी पूछ देगा। तो ये इसके जो है समर्थक हैं लॉक। और अगर हम बार्कर, गार्नर और हेनरी मैन की बात करें तो ये सभी जो है विकासवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। और राज्य की जो उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत है वो उसका ये मानना है कि राज्य समय, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे जो है विकसित हुआ है, धीरे धीरे इसने आकार लिया है और आज भी इसमें जो है कॉन्टिन्यूसली जो है बदलाव हो रहे हैं। तो ये सब बातें विकासवादी सिद्धांत की हैं और ये जो तीनों हैं ये इसके समर्थक हैं। हेनरी मैन क्या है, पितृसत्तात्मक जो है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। कौन? हेनरी मैन इसके जनक माने जाते हैं। और गार्नर की बात करें तो ये आंतरिक संप्रभुता के जनक माने जाते हैं। गार्नर अभी अभी हमने डिस्कस किया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेवाइन के अनुसार वह कौन सा दार्शनिक था जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो अर्थ आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में उसके साथ जुड़ गया है। तो कौन था? तो अगर हम सेवाइन की बात करेंगे, सेवाइन के अनुसार मैकियावली जो है वो दार्शनिक था जिसने राज्य को आधुनिक अर्थ प्रदान किया। मैकियावली ने राज्य को नैतिकता और धर्म से परे कर जो है यथार्थवादी बनाया था। किसने? मैकियावली ने। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो रहा है कि मैकियावली ने क्या किया था। इसकी मेन बात हम देख लेते हैं तो आपको जो है कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में आएगा। तो मैकियावली ने किया क्या था कि राज्य को नैतिकता और धर्म से परे कर यथार्थवादी जो है बनाया था, यथार्थवादी बनाया था। इसने क्या कहा था, राजा को क्या कहा था कि राज्य की सुरक्षा में जो भी साधन उपयुक्त हो, मतलब प्रयोग किए जाएंगे, वो साधन अपने आप जो है क्या बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। अगर राज्य की सुरक्षा उनसे हो रही है तो वो अपने आप पवित्र बन जाएंगे। इसलिए कोई भी साधन अपनाने में आप मतलब हिचको नहीं। अगर वो अनैतिक है तब भी अपना लो और राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, बाकी कुछ नहीं है। और उसको जो है व्याघ्र लोमड़ी नीति अपनाने को भी कहा था, जिसमें कि उसको शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, यानी कि चालाकी भी खेलनी है। और उसने जो है धर्म से दूर रहने के लिए बात कही थी। लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट यहाँ होता है कि ये एक तरफ तो कहता है कि धर्म से मतलब राजा को दूर रहना चाहिए, कोई धर्म जो है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये कहता है कि अगर सारे हथकंडे फेल हो जाएं तो वो धर्म का सहारा ले, क्योंकि धर्म जो है मनुष्य को अपंग बना देता है। धर्म के आगे मनुष्य जो है झुक जाता है, तो धर्म का सहारा लेना चाहिए। तो जो इसके आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये इसने जो है दोगलापन दिखाया है। एक तरफ तो राजा को कहता है धर्म से दूर रहो और दूसरी तरफ कहता है कि जब सारे साधन विफल हो जाएं तो धर्म का सहारा ले लो। तो यहाँ पर क्या है, उसने एक तरीका बताया है। आलोचक तो ठीक है आलोचना करते रहते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने सिर्फ एक यहाँ पर तरीका बताया कि पहली बात तो आप धर्म से अलग रहो, लेकिन अगर सारे हथकंडे फेल हो जाएं, कुछ बहुत ही ज़्यादा उपद्रव हो रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, तो धर्म का सहारा लेकर के राज्य की सुरक्षा कर लो। तो ये बताया है उसने। तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है समीक्षा करने का, तो उसका बताने का कुछ और मतलब था। आलोचकों ने जो है उसको किसी और नज़रिए से ले लिया। खैर
प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो के राज्य के बारे में विचार। अगर मैकियावेली देखें तो राज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने ही किया था, ये भी एक फैक्ट है और हर बार जो है मतलब परीक्षा में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य जो है व्यक्ति का बृहद रूप है, बृहद, बस इतना याद रखिए। एक एक की पॉइंट पकड़िए, एक एक की पॉइंट पकड़ लेंगे तो आपको नैया पार लग जाएगी। बृहद रूप, बृहद की बात कौन करते हैं, प्लेटो करते हैं। और अरस्तु क्या करते हैं, पूर्व की बात करते हैं, पूर्व यानी कि व्यक्ति से पूर्व है, क्योंकि ये सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं, सावयवी सिद्धांत को मानते हैं और प्लेटो भी वही मानते हैं। प्लेटो भी सावयवी सिद्धांत के ये समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं। और हर्बर्ट स्पेंसर भी उसी कैटेगरी में आते हैं। सुनते रहिए, सारी चीज़ें रिवीजन लेते रहिए। एग्ज़ाम आपका अब दूर नहीं है, बिल्कुल भी आपको कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं जाना है, मेहनत करिए। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे हस्तक्षेप की नीति भी कहा जाता है, व्यक्तिवाद को, समाजवाद को, उपयोगितावाद को, आदर्शवाद को, किसको कहा जाता है? तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर यही सही होगा, क्योंकि व्यक्तिवाद क्या है, व्यक्तिवाद जो है इसको अगर हम देखें तो ये स्वतंत्रता की बात करता है। स्वतंत्रता, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इसके मूल में है। तो जहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाएगी वहाँ पर हस्तक्षेप को बुरा बताया जाएगा। तो ये अगर हम देखें तो यही जो है ऑप्शन ए सही हो रहा है, क्योंकि ये हस्तक्षेप की जो है बात करता है। और व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि राज्य को व्यक्ति के जीवन में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ना उस पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो वही हो गया कि हस्तक्षेप जो है हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है कौन, व्यक्तिवादी। और जबकि जो समाजवाद होता है, ये क्या करता है, ये समानता की बात करता है कि सबको जो है समान जो वितरण वगैरह है वो सब होना चाहिए। और निजी संपत्ति नहीं, निजी जो है अधिकार, ये ओनरशिप, निजी ओनरशिप, प्राइवेट ओनरशिप, ये सब नहीं होने चाहिए। तो जो है रिसोर्सेज का यूज अच्छे से होगा, वितरण अच्छे से होगा, बराबर होगा। ये सब चीज़ें समाजवाद का जो है क्या है, विशेषताएं हैं। और अगर हम उपयोगितावाद की बात करें तो उपयोगितावाद में सभी कार्यों को इस तरह से आंका जाता है कि जिस कार्य को करने से लोगों को अधिक सुख मिले, लाभ मिले, तो उसी कार्य की उपयोगिता है और उसी कार्य को करना चाहिए। यानी कि क्या करना क्या नहीं करना, उस कार्य की उपयोगिता यानी कि उसके आने वाले रिजल्ट की उपयोगिता से ही उसका निश्चित किया जाना चाहिए कि ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सीधा एक मतलब बेसिक चीज़ है उपयोगितावाद के अंदर। आगे देखते हैं, यहाँ ऑप्शन ए सही हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक जो कथन इसमें सही होगा वो आपको लेना है, यानी कि सही। अगला है, ग्रीन ने राज्य का अंत कर देने का समर्थन किया। तो ग्रीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, यहाँ गलत है ये। आगे है, मार्क्स ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कहा था किसने? हीगल ने कहा था, ये भी गलत है, हीगल द्वारा कहा गया है। और राज्य का अंत कर देने का समर्थन कौन करता है? मार्क्स करते हैं या मार्क्सवादी करते हैं, ठीक है। फांसीवाद राज्य की शक्तियों को सीमित करने का पक्षधर है, बिल्कुल नहीं है, ये तो सर्वाधिकारवादी है, अधिनायक तंत्र। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये राज्य की शक्तियों को सीमित नहीं करना चाहता है, उसके पक्षधर, बल्कि राज्य की शक्तियों को जो है राज्य इसके लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए सही हो रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सभी क्या हैं? सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं। कौन कौन है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सावयवी सिद्धांत के जो है समर्थक हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे और एग्ज़ाम में यहाँ ऑप्शन में इस तरह से भी आ सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अब आप लंबी और छोटी के बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए, सिर्फ आपकी तैयारी पर फोकस होना चाहिए। वीडियो स्पीड पे डाल लीजिए, कोई बात नहीं, स्पीड पे 2x पर डाल कर करिए, आधे टाइम पे हो जाएगा। लेकिन स्किप मत कीजिए, एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक वर्ड आपके लिए गोल्डन वर्ड है। तो बिल्कुल आप टाइम बचाने की कोशिश ना करें, टाइम बचाएं जितना कि बच सकता है। स्किप करने से टाइम नहीं, आपका स्टडी इफेक्ट हो जाएगी।
तो ये किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, अपितु स्वयं उसका जन्म संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? कौन कहता है? लॉक कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, मार्क्स कहते हैं या हॉब्स कहते हैं? हॉब्स। कौन कहता है ये बात कि जो है राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि राज्य का जन्म क्या होता है? संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? कि लॉक जो हैं क्या करते हैं? 3 प्राकृतिक अधिकार देते हैं। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार इन्होंने जो है प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत रखा है। और तीसरा जो कि संपत्ति का अधिकार है, इसको जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत दोनों अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता को इन्होंने समाहित किया है। और लॉक ऐसा मानते हैं कि राज्य का काम है आर्थिक जो है क्रियाकलापों में भाग नहीं लेना है राज्य को, ना ही किसी आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप करना है। जब अगर मनुष्य कोई आर्थिक गतिविधि कर रहा है तो उसमें उसको हस्तक्षेप नहीं करना है, बल्कि इसका क्या काम है कि संपत्ति की सुरक्षा करना है। यदि राज्य यह कर्तव्य नहीं निभाता है तो उसे हटाया भी जा सकता है। लॉक का ऐसा मानना है, क्योंकि इन्होंने संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन और सुरक्षा को भी समाहित कर दिया है। तो ये बात मान सकते हैं कि अगर वो जो है राज्य, यहाँ सम्मति रख रखा है मैंने, इसको हम थोड़ा ठीक करते हैं। चलिए, तो अगर राज्य क्या कर रहा है कि संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, तो इसके अंतर्गत जीवन और सुरक्षा दोनों हैं, तो सरकार हट जाएगी, हटा सकते हैं सरकार, है ना। ग्रीन क्या है? ग्रीन जो है सकारात्मक उदारवाद के जनक मूल माने जाते हैं। सकारात्मक उदारवाद के जनक माने जाते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं, ब्रिटिश आदर्शवाद है, इसके जनक माने जाते हैं। इसको जो है क्या है, ऑक्सफोर्ड दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? जो ऑक्सफोर्ड दर्शन है के नाम से भी जाना जाता है, जो ब्रिटिश आदर्शवाद है इसको। मार्क्स क्या है? मार्क्स साम्यवाद की स्थापना करना चाहते हैं और राज्य का अंत कर देना चाहते हैं। सर्वहारा वर्ग के द्वारा क्रांति लाना चाहते हैं और एक साम्यवादी समाज की जो है स्थापना करना चाहते हैं, जहाँ पर सभी आवश्यकता के मतलब सभी जो है क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार उनकी जो है उनको पेमेंट दिया जाएगा, यानी कि उनकी जो है पैसे उनको मिलेंगे। और ना यहाँ कोई वर्ग होगा, ना शोषण होगा, वर्ग विहीन राज्य होगा। वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं कौन? मार्क्स। हॉब्स की बात करें, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक हैं। लेवियाथन इनकी पुस्तक है। और जो है इन्होंने राज्य और सरकार दोनों, राज्य, सरकार, समाज, इन सब के लिए जो है एक कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। तो ये सब बातें यहाँ हो गई। चलिए थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अगर आप बोर हो गए हों तो थोड़ा पानी उनी पी लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर जो है आराम से इसको देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वहारा का अधिनायकत्व मार्क्स के सिद्धांत का सार है। यह किसने कहा? एंजल्स ने कहा, या लेनिन ने कहा, या स्टालिन ने कहा, या माओ त्से तुंग ने कहा? किसने कहा? तो ये कहा गया है लेनिन के अकॉर्डिंग, मतलब लेनिन ने ये कहा है। और ये इनके जो है मार्क्स के अनुयायी थे, यानी कि उनको मानने वाले थे। और मार्क्स के विचारों को धरातल पे उतारा, यानी कि व्यवहार रूप देने का काम किसने किया है? लेनिन ने ही किया है। सफल प्रयोग किया है रूसी क्रांति के थ्रू। और जो है ये कहते हैं कि मार्क्स की सभी योजनाओं तथा विचारों की सफलता इस बात पर निहित है कि सर्वहारा की क्रांति सफल हो, ताकि सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो सके। तो इसी के आधार पर पूंजीवाद का संपूर्ण नारा टिका है। और जिसके बाद जैसे वर्ग सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो जाएगी, साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी, तो वर्ग भेद, शोषण, सब चीज़ें जो हैं समाप्त हो जाएगी। तो सर्वहारा का अधिनायकत्व तो किससे? लेनिन से संबंधित है। और ये कहते हैं, इन्होंने अपने विचारों में ये भी कहा है कि ये मार्क्स के सिद्धांत का सार है, क्योंकि सर्वहारा की तानाशाही के बाद ही जो है राज्य विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। और एंजल्स कौन थे? एंजल्स जो है मार्क्स के सहयोगी रहे हैं। इन्होंने पूरा सहयोग दिया है, मार्क्स के जो कार्य हैं, किताबें हैं, उन सब में पूरा सहयोग दिया। स्टालिन की बात करें, स्टालिन लेनिन के जो हैं उत्तराधिकारी होते हैं। लेनिन होते हैं, ट्रॉट्स्की होते हैं, दोनों में संघर्ष होता है। ट्रॉट्स्की होते हैं, दोनों में संघर्ष होता है। स्टालिन जो हैं सत्ता पाने में समर्थ हो जाते हैं। स्टालिन नारा देते हैं, एक देश में समाजवाद, एक देश में समाजवाद
इनका मानना है कि पहले जो है एक देश में समाजवाद स्थापित किया जाए, जब वहाँ जो है समाजवाद का उजाला फैल जाए तो उसी उजाले से पूरी दुनिया में समाजवाद फैलाया जाएगा। इस नारे का ये मतलब निकलता है। जबकि ट्राटस्की कहते हैं निरंतर ट्राटस्की क्या कहते हैं, ये नारा देते हैं निरंतर क्रांति का नारा, ये ट्राटस्की द्वारा दिया गया। माओ से तुंग की बात करें तो इनके द्वारा चीन में क्रांति लाई जाती है, जो 1949 में लाई जाती है, और ये पहले जो है राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं चीन के। ऑप्शन सारा कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन हो गया और बी सही हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्या है ये, केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं मूल मंत्र हैं समझने के लिए। क्या है, आधुनिकीकरण के सिद्धांत को, आश्रित सिद्धांत को, उत्पतन सिद्धांत को, या आदर्श साम्राज्यवाद के सिद्धांत को। कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं हैं, ये इसको समझने के लिए क्या आपको समझना है, किस समझने के लिए आदर्श समाज को सिद्धांत को आपको समझना है, किस सिद्धांत को, या उत्पतन सिद्धांत को से संबंधित है, ये आधुनिकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है या आश्रित सिद्धांत से संबंधित है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा, आश्रित सिद्धांत को। जो ये उपनिवेशवाद का नया अवतार क्या हो गया है, नौ उपनिवेशवाद देख लेते हैं। उपनिवेशवाद का नया अवतार हो गया, यानी कि ये अलग रूप में आया है। नया अवतार क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद ये कहलाता है। इसके पीछे की थोड़ी बात समझते हैं। तो जो उपनिवेशवाद के नए अवतार, जो उपनिवेशवाद को समझने के लिए केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं मूल मंत्र हैं। ये जो केंद्र और परिधि की अवधारणाएं मूल मंत्र हैं। केंद्र और परिधि होता क्या है, जैसे केंद्र में कुछ है और ये इसकी पेरिफेरी हो गई, यानी कि जो है परिधि हो गई, तो यहाँ पर कुछ हो तो ये केंद्र हो गया, और आसपास जो कुछ भी हो रहा है, तो मतलब जिस बारे में बात हो रही, कोई राज्य है यहाँ पर, जैसे राज्यों की बात हो रही है तो ये सब राज्य हैं। पेरिफेरी यानी कि परिधि। और केंद्र में क्या होता है, विकसित राज्य होता है, और ये आसपास जो कमज़ोर या विकासशील निर्धन राज्य होते हैं। तो ये बात है, केंद्र एवं परिधि का मतलब ये निकलता है। तो जो ये नौ उपनिवेशवाद को समझने के लिए केंद्र एवं परिधि की अवधारणाएं जो है मूल मंत्र हैं। और अगर आज के युग में हम देखें तो किसी भी राज्य पर राजनीतिक कब्जा कर लेना असंभव है, क्योंकि जैसे लोकतंत्रात्मक आ गया, दुनिया भर की जो क्या बोलते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खुल गई हैं और उन पर काम हो रहा है, तो कोई नहीं कर सकता है जो राजनीतिक कब्जा कोई नहीं कर सकता है, जो उपनिवेशवाद कोई नहीं कर सकता है। लेकिन उपनिवेशवाद का नया अवतार नौ यहाँ लगाना भूल गई। लेकिन जो ये है जैसे, लेकिन जो आर्थिक रूप से विकसित, राजनीतिक कब्जा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आर्थिक रूप से विकसित राज्य हैं, यानी कि जो शक्तिशाली राज्य हैं, जिनके पास धन धान्य से सब भरा हुआ है, तो इन राज्यों के द्वारा एशिया तथा अफ्रीका के जो कमज़ोर और अल्प विकसित राष्ट्रों का शोषण ही नौ उपनिवेशवाद कहलाता है। इसमें विकसित राज्य जो है कहाँ होता है, केंद्र में होता है। जो हमने अभी भी बात कही, विकसित राज्य केंद्र में होगा, और जो अविकसित होंगे या मतलब गरीब होंगे तो ये कहाँ होंगे, उसके किनारे परिधि पर होंगे, किनारे होंगे पिछड़े राज्य। और जैसे जैसे परिधि का विस्तार होता है, जैसे जैसे यहाँ पर राज्यों का जो है और क्या हो जाता है, इस पर आश्रिता यानी कि इन पर आश्रय बढ़ता है और राज्य इससे जुड़ते चले जाते हैं कि ठीक है भाई, हमें भी कुछ यहाँ से मिल रहा है, तो मिल रहा, उसके बदले में शोषण हो रहा है, लेकिन उनको ज़रूरत जो इंस्टेंट नीड के लिए इन पर जो है आश्रित हैं, विकसित राज्यों पर आश्रित हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर राज्यों का जो है जमावड़ा या राज्यों का जो संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इस केंद्र का जो है विस्तार होता जाएगा। ये जो है बात यहाँ पर समझने वाली। तो केंद्र एवं परिधि की मूल अवधारणाएं जो है मूल मंत्र है, इसको समझने के लिए आश्रित सिद्धांत को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये गरीब होते हैं और ये इन पर आश्रित हो जाते हैं। यहाँ से थोड़ी बहुत मदद मिलती, उसके बदले में उनका शोषण होता है, उनकी नीतियाँ, उनकी पॉलिसी सब जो है उस राज्य के अकॉर्डिंग जो है तय की जाती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये सारी बातें हैं इसके बीच में। और यह शोषण नई तकनीक है, जो इस तरह का शोषण है
ये नई तकनीक है और इसके अगर हम प्रमुख विद्वानों की बात करें, किसके, आशीष सिद्धांत की या केंद्र एवं परिध की जो अवधारणाओं से संबंधित जो सिद्धांत हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो कौन है, एजे फ्रैंक, सामीर अमीन, ये सब देख लेते हैं। एजे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए, तभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है ताकि थ्योरी आपके, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाए। दूसरे हैं सामीर आमीन, एजे फ्रैंक हो गए, सामीर आमीन आमीन और दास संतोष, पॉल फ्रेरे, दास संतोष पॉल फ्रेरे, ये सब इसके जो हैं ये मेन जो हैं क्या है, विचारक हैं, इससे संबंधित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक या संघीय? किस तरह के जो है सरकार में ऐसा होता है कि सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं? तो ये होता है संघीय में। जो ये शब्द है संघवाद, इसका प्रयोग क्या होता है कि सर्वाधिक सामान्य रूप से राजनीतिक प्रणाली के संगठनात्मक सिद्धांत को इंगित करता है, जिसमें कि मतलब साझेदार होते हैं और विभिन्न स्तर पर क्या है सरकारें होती हैं, जैसे कि राज्य स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर, ऐसे करके विभिन्न स्तर पर सरकारें होती हैं। और इनके बीच क्या होता है कि जो है शक्तियों का जो है इनके शक्तियों का इनका विभाजन भी होता है इनके बीच में, कि ठीक है आप कौन कौन से क्षेत्र देखेंगे, और जो क्षेत्रीय एवं सामाजिक आर्थिक इकाइयों तथा एकल राजनीति में सांस्कृतिक एवं नृजातीय समूहों के एकीकरण पर भी जोर दिया जाता है। जो ये संघीय व्यवस्था जहाँ अपनाई जाती है ज़्यादातर वहाँ पर क्या होता है कि विभिन्नता से भरा हुआ वो देश होता है, तो उसमें क्या होता है कि सभी राज्यों को शक्तियाँ दी जाती हैं, मतलब एक स्तर से ज़्यादा स्तर पर सरकार बनाई जाती, और उसके साथ साथ जो उनकी सांस्कृतिक और वैचारिक जो विभिन्नताएं होती हैं उनका भी ध्यान रखते हुए जो है राज्यों की स्थापना होती, मतलब सभी चीज़ों को, विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है और शक्ति का विभाजन किया जाता है और कई स्तर पर सरकारें बना दी जाती ताकि सभी की जो है सांस्कृतिक और जो संस्कृति है और जो उनके विचार हैं, जो ये सब चीज़ों की जो है उनका भी सुरक्षा हो सके, वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहे और कोई अपने आप को दबा कुचला ना समझे और जो है राज्य अच्छी तरह से काम कर सके, यानी कि कोई ज़्यादा दंगा फसाद ना हो, क्योंकि अगर किसी को दबाया जाएगा तो क्रांति वहाँ पर असंभावी है। तो ये सब बातें संघीय सरकार की होती हैं। और ये संघीय सरकार की हम बात करें तो ये अपने भारत में इसको अपनाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाया गया है। और संसदीय व्यवस्था तो होती है जिसमें मंत्रिमंडलीय प्रणाली होती है। अध्यक्षात्मक में क्या होता है, इसमें राष्ट्र प्रमुख और सरकार प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी सही हो रहा है। आगे देखते हैं, यह किसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए तथा कोई भी एक से अधिक न गिना जाए? जे रूसो ने, जेरेमी बेंथम ने, जे.एस. मिल ने या अब्राहम लिंकन ने? किसने कहा? तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी सही हो रहा है, क्योंकि जो है बेंथम कहते हैं कि जब अधिकतम सुख की गणना हो तो प्रत्येक व्यक्ति को एक ही माना जाए और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक न माना जाए। तो ये जो है बेंथम के द्वारा कहा गया है। जे रूसो की बात करें, सामान्य इच्छा की बात करते हैं, और जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी बुक है। और जे.एस. मिल की बात करें तो ये जो है ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है, ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। इन्होंने इसी बुक में अपने स्वतंत्रता संबंधी विचार दिए हैं। ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक हैं और महिलाओं के जो हैं महिलाओं के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत आवाज़ उठाई, और सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी बुक है, वो भी काफ़ी फेमस है। तो ये सब बातें हो गई जे.एस. मिल के बारे में। और अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस
ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जॉन लॉक हैं, जॉन रॉल्स हैं, या जॉन ऑस्टिन है, या प्लेटो हैं। तो अगर हम बात करें कि जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी पुस्तक है, तो ये है बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, जॉन रॉल्स की है। ये हार्वर्ड के विद्वान थे और प्रसिद्ध जो है न्यायशास्त्री थे। इनकी पुस्तक का नाम ए थ्योरी ऑफ जस्टिस है। और रॉल्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, न्याय को सर्वोच्च सद्गुण मानते थे। न्याय को सर्वोच्च सद्गुण ये माना है इन्होंने। और प्लेटो भी इसी बात को मानते हैं। प्लेटो भी मानते हैं कि न्याय जो है सर्वोच्च सद्गुण है, राज्य का सर्वोच्च सद्गुण है। और इन्होंने और क्या बताया है कि जो प्राथमिक वस्तुएं हैं उनका समान वितरण होना चाहिए। और इन्होंने जो उपयोगितावादियों की आलोचना की है, क्योंकि अगर बहुत लोगों के सुख के चक्कर में और कुछ लोगों को अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये बहुत, इनके हिसाब से ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जो बहुत लोगों को सुख है वो कुछ लोगों को काम नहीं आएगा, क्योंकि उनको बेसिक चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, वो दुख से त्रस्त हैं। और ज़्यादा लोगों के सुख के चक्कर में उन लोगों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं है। और जो रॉल्स ने जो है संविदावादियों का समर्थन किया है, क्या किया है, ये कहते हैं जब ये अपना सिद्धांत दे रहे होते हैं, मैंने इसको जो है जॉन रॉल्स में बताया है, तो वेल ऑफ इग्नोरेंस का सिद्धांत फॉलो किया जाए, यानी कि अज्ञानता की स्थिति, यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें आपको पता है, जब एक ऐसा समाज का आप निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए कानून बना रहे हैं जिसमें आपको अपनी स्थिति न पता हो कि हम ये समाज जब निर्माण हो जाएगा, कानून बन जाएंगे, तो उस जो है अगर समाज में हमारी क्या स्थिति होगी, हम गरीब होंगे, हम दलित होंगे, हम सवर्ण होंगे, या हम मतलब महिला होंगे या पुरुष होंगे, या मतलब हम किस कैटेगरी में जाएंगे, किस तरह के समूह के हम सदस्य बनेंगे। अगर हमें ये नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम जो है सभी का ध्यान रखते हुए कानून बनाएंगे, तो कि जिसमें जो है सभी को फ़ायदा मिले, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि भैया हम कौन से कैटेगरी में जाके गिरेंगे, दलित बनेंगे या फिर गरीब बनेंगे, या जो समाज में जिसका शोषण होता है शोषित वर्ग में से चले जाएंगे, या महिला जिनके अधिकारों को कुचला जाता है उनमें चले जाएंगे। तो हमें खुद नहीं पता है। तो अगर हम कानून बना रहे हैं तो हम सबके लिए अच्छा कानून बनाएंगे जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता है कि हम कौन सी कैटेगरी में जाएंगे, कौन से समूह में हम समाज जब बन जाएगा तो हम रहेंगे। तो इसे इन्होंने वेल ऑफ इग्नोरेंस बोला है, और कहते हैं कि कानून बनाने की तरह समय वेल ऑफ इग्नोरेंस को फॉलो करना चाहिए। अगर वेल ऑफ इग्नोरेंस को या अज्ञानता की स्थिति में रह कर के आप कानून के बारे में सोचेंगे, कानून बनाएंगे, तो वो जो कानून सर्वदा उचित होगा और सबके लिए अच्छा होगा। तो ये जो है इनका वेल ऑफ इग्नोरेंस एक सिद्धांत है जो इसके अंतर्गत दिया गया है, और आपको इसका पता होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हमने यहाँ पर बता दिया है। जॉन ऑस्टिन जो है क्या है, ये एकलवादी संप्रभुता के प्रवर्तक हैं। प्लेटो क्या हैं, प्लेटो जो है इनकी अगर हम पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक कौन सी है, इनकी पुस्तक है रिपब्लिक, और इसका शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस। अगर क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक जो है किस पर आधारित है, तो ये रिपब्लिक जो है, रिपब्लिक न्याय पर आधारित है। रिपब्लिक किस पर, न्याय पर आधारित है, क्योंकि इसका शीर्षक ही है क्या है, कंसर्निंग जस्टिस इसका शीर्षक है। तो अगर शीर्षक पूछता है तो कंसर्निंग जस्टिस बता देना है, अगर किस पर आधारित है तो न्याय पर आधारित है। तो और रिपब्लिक से ही इनको सबसे ज़्यादा ख्याति मिलती है। ये सारी बातें प्लेटो के बारे में है। और प्लेटो जो है राज्य को व्यक्ति का बृहद रूप मानते हैं। जॉन लॉक की बात करें तो इनके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया था, उदारवाद के जनक हैं, और श्रम का सिद्धांत दिया इन्होंने, और संपत्ति को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। आगे देखते हैं। भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगरा अकॉर्ड, ताशकंद एग्रीमेंट, लाहौर एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट। तो अगर हम देखते हैं ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था, जब वो लाल बहादुर शास्त्री का पार्थिव शरीर आया था ताशकंद से, तो पाकिस्तान और उसके बीच में, भारत के बीच में जब लड़ाई हुई थी तो समझौते के लिए वहाँ गए हुए थे। तो ये हुआ था 1966 में। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ था, 1966 में हुआ था।
यदि हम बात करें शिमला एग्रीमेंट की, तो जो 71 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद जो है शिमला एग्रीमेंट होता है। कब हुआ था? 71 में लड़ाई हुई थी और 72 में 1972 में इसका जो है एग्रीमेंट होता है। अगर हम लाहौर एग्रीमेंट की बात करें तो लाहौर एग्रीमेंट जो होता है 1999 में होता है। और अगर हम आगरा एकॉर्ड की बात करें तो 2001 में होता है। तो देख लेते हैं दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। दूसरा, चौथा, तीसरा और पहला। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, उदारवाद का प्रतिवाद क्या है, यानी कि अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट की बात कर रहा है कि उदारवाद का प्रतिवाद क्या है। नव उदारवाद, गांधीवाद, समाजवाद, आदर्शवाद। तो अगर हम बात करें कि उदारवाद का प्रतिवाद क्या है, तो उदारवाद का प्रतिवाद देखेंगे तो समाजवाद है। समाजवाद, क्योंकि उदारवाद जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, और जो है ये जो समाजवाद है यह स्वतंत्रता की जगह समानता को अपना लक्ष्य बनाता है कि स्वतंत्रता मतलब व्यक्ति को मिले चाहे न मिले, लेकिन सबको समान रूप से सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। यह राज्य की भूमिका को सीमित करने की जगह अधिकतम वृद्धि की वकालत करती है। कौन? समाजवाद। ये राज्य की भूमिका को सीमित करता है, जबकि समाजवाद कहता है कि राज्य की भूमिका बड़ी होनी चाहिए ताकि जो है सभी लोगों को ज़रूरी चीज़ें, उन सुविधाएं प्रोवाइड करा सके राज्य। और ये उत्पादन के समस्त साधनों को पूरी तरह नियंत्रित स्थापित करता है। कौन? समाजवाद। जो उत्पादन के जितने साधन होते हैं उन पर अपना नियंत्रण रखता है, निजी अधिकार जो ओनरशिप होती उसको निरस्त करता है। ताकि क्यों करता है ऐसा? ताकि जो सर्वहारा में समान वितरण का पक्षधर है, यानी कि सर्वहारा में समान वितरण किया जा सके। अगर राज्य का जो है नियंत्रण होगा तो सब में समान वितरण होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो रहा है। आगे देखते हैं, विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं होता। यह कथन संबंधित है लोकप्रिय संप्रभुता, संसदीय संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही है, तो हो जाएगा संसदीय संप्रभुता। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑस्टिन जो है संप्रभुता के सबसे बड़े सिद्धांतकार हैं, हमने पहले भी बात कर ली है। और उनके मत से क्या होता है कि संप्रभु किसी परंपरा, प्रथा या कानून से बंधा नहीं होता है, यहाँ तक कि उसके आदेश ही कानून होते हैं, यानी कि उसने जो बोल दिया, जो आदेश दे दिया वो कानून बन जाते हैं। तो उसने क्या किया है कि संसद को ही सर्वोच्च संप्रभु बनाने के लिए अपनी अवधारणा को इतना शुद्ध बनाया और स्पष्ट कर दिया है कि विधि के क्षेत्र में अनुचित आदेश जैसा कुछ भी नहीं है। यानी कि उसने संसद को जो है इतना सर्वोच्च बना दिया है कि जो भी संसद का मतलब आदेश होगा, जो भी संसद कानून बना देगी, तो उसमें अनुचित जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। ये किसका है? संसदीय संप्रभुता से संबंधित है और ऑस्टिन के विचार हैं इसमें। आगे देखते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता की बात करें तो ये रूसो द्वारा दिया गया था। ये रूसो द्वारा दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अभी हम फटाफट फिनिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि जनता का शासन एक कल्पना है, मिथ जिसको बोलते हैं, मिस्र नहीं होगा, मिथ है। जो मतलब जनता का शासन क्या है? मिथ है, ये कि ये भ्रम है, कुछ नहीं, जनता का शासन होता ही नहीं है। और आगे जो अल्पसंख्यक का शासन है यही वास्तविकता है, यानी कि यही हकीकत है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, अल्पसंख्यक का शासन ही होता है। जनता का शासन तो मतलब एक भ्रम है जो लोगों ने पाल रखा है। किसका विचार है ये? बहुलवादियों का है, अभिजनवादियों का है, संविदावादियों का है या स्वतंत्रतावादियों ने ऐसा कहा है? तो ये अभिजनवादियों का है। क्यों है? क्योंकि अभिजनवादी सिद्धांत का यह मत है कि किसी भी व्यवस्था में शासन तंत्र एक बहुत ही छोटे से गुट या बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में होता है, यानी कि बहुत थोड़े से ही लोग शासन करते हैं। वो अपनी वाक्पटुता और अपनी बौद्धिक जो है उनकी स्थिति होती है, इन सब का प्रयोग करते हैं और लोगों को जो है अपना आदेश मानने में जो है मनवाने में सफल रहते हैं। और यही जो थोड़े से लोग होते हैं शासन का संचालन करते, चाहे कोई भी वो शासन प्रणाली हो। जनतंत्र में भी कहने के लिए जो है शासन जनता का होता है, लेकिन क्या होता है कि लौट पोट के वही थोड़े से लोग घूम घूम करके राजनीति में पहुंचते हैं। आज भी देख लीजिए, इतने करोड़ों की जनता है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं
मुट्ठी भर लोग लौट पोट के शासन में पहुंचते रहते हैं, आम जनता का पहुंचना वहाँ बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम इसको देखें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बात इनकी कुछ हद तक सही है। और ये कहते हैं कि वास्तव में जो इसका उपयोग है थोड़े से राजनीतिक ही करते हैं, जो ये शासन है, और इसका उपयोग जो है थोड़े से राजनीतिज्ञ ही करते हैं। अगर जनता का शासन है तब भी, कहने को जनता का शासन है, लेकिन थोड़े से वो राजनीतिज्ञ होते हैं वही सत्ता में पहुंचते रहते हैं, नंबर बाय नंबर, एक के बाद एक, कभी इसका टर्न बाय टर्न इसको बोलते हैं, इस तरह से। तो अभिजनवादियों में मोस्का, पेरेटो, शुम्पीटर, ये सब जो हैं मेन है। कौन है? मोस्का, पेरेटो, शुम्पीटर, ये सभी जो हैं यहाँ पर मेन माने जाते हैं। और संविदावादियों में कौन है? जॉन लॉक रूसो हैं। बहुलवादियों में कौन है? जो ये बहुलवादी क्या मानते हैं? तो ये मानते हैं राज्य संघों का संघ है, यानी कि राज्य को सर्वोच्च शक्ति या सर्वोच्च संस्था मानने से इनकार करते हैं। कहते हैं कि राज्य संघों का संघ है तो राज्य के साथ साथ जो भी और भी संघ हैं, संस्था हैं, उनको भी बराबर महत्व देना चाहिए। तो ये इनका मानना है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भी सही हो रहा है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम करते हैं और वीडियो को आज का हम समाप्त करेंगे जल्दी ही। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति किसने कहा है? क्वेश्चन इतने अच्छे हैं ना कि इनसे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आप जो है आंख बंद करके टिक करेंगे एग्ज़ाम्स में। अगर प्रैक्टिस करते रहे लगातार तो एग्ज़ाम्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। समय से पहले आप टिक करके बैठेंगे। तो जो है राजनीतिक दलों के सिंहासन के पीछे की शक्ति किसे कहा गया है? लॉर्ड ब्राइस को, ब्लंटस्ली को, किसने कहा है? जल्दी के चक्कर में उल्टा ही बोल रही हूँ। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति, ये किसने कहा गया, यानी कि ये युक्ति किसने कहा है या ये विचार किसका है कि जो राजनीतिक दल हैं वो सिंहासन के पीछे की शक्ति हैं? अब देखते हैं किसने कहा। लॉर्ड ब्राइस, ब्लंटस्ली, हरमन फाइनर या लास्की। तो ये जो है लॉर्ड ब्राइस द्वारा कहा गया है। और लॉर्ड ब्राइस ने क्या कहा है कि राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति की संज्ञा दी है। ब्राइस के मत से क्या है? सत्ता के सारे कार्य उसके अपने दल की मंशा से होते हैं और शासन को अपने दल का भी ख्याल रखना पड़ता है और साथ साथ उसको विपक्षी दलों का भी ख्याल रखना होता है, अन्यथा सत्ता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर विपक्षी दल का ख्याल नहीं रखेंगे तो विपक्षी दल तो उत्पात मचाता ही रहेगा। तो थोड़ा सा उसका भी ध्यान रखता है कि वो क्या चाहता है और उसकी क्या नीतियां हैं, उसके क्या दाव पेच हैं। तो उसके दाव पेच को समझते हुए अपने दाव पेच उससे पहले ही चला देना या उसके जवाब में देना, तो मतलब उसको अपने दल और विपक्षी दल दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। तो देखें तो ये सिंहासन यानी कि सत्ता के पीछे की शक्ति कौन है? राजनीतिक दल हैं अकॉर्डिंग टू ब्राइस। अगला देखते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था है, इसका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, या इंग्लैंड में, या बेल्जियम में। तो जो आधुनिक दल व्यवस्था है इसका शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। यहाँ 1776 में ही 2 दल 1776 ईस्वी से 2 दल हैं, रिपब्लिकन तथा डेमोक्रेट। कौन कौन से हैं? रिपब्लिकन, इसको रिपब्लिकन पार्टी बोलते हैं पूरा, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। ये जो हैं 2 दल हैं वहाँ पर। कहाँ पर? अमेरिका में। हमने पहले बताया कि ब्रिटेन और अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है। तो द्विदलीय पद्धति के कारण अमेरिका में पक्ष और विपक्ष की भावना मजबूत हुई है और ब्रिटेन जो है लोकतंत्र का घर है, पर दलीय पद्धति वहाँ बाद में विकसित हुई है। तो जो है अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर जो है दलीय पद्धति बाद में विकसित हुई है। तो दलीय पद्धति का अगर हम उद्भव देखें कहाँ से शुरुआत होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। चलिए हम देख लेते हैं फ्रांस में कि शासन व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ पर मिश्रित शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसका मतलब कि वहाँ जो है जो अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रणाली को अपनाया गया है। अध्यक्षात्मक
अध्यक्षात्मक और जो है संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। उससे वहाँ पर क्या होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष की वहाँ शक्तियाँ जो है अध्यक्षात्मक की बात करें तो राष्ट्राध्यक्ष की जो वहाँ का राष्ट्र अध्यक्ष होता है उसकी शक्तियाँ भी काफ़ी हैं। तो इस वजह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो फ्रांस में क्या है, मिश्रित व्यवस्था है। इंग्लैंड की बात करें अगर हम, तो इंग्लैंड में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है। यहाँ पर क्या है, संवैधानिक राजतंत्र। मतलब इसका क्या हुआ कि जो यहाँ का राजा है वो राज्य का प्रमुख होगा, लेकिन वो राजा भी जो है संविधान के अंतर्गत ही कार्य करेगा, जो संविधान में नियम रूल हैं। तो संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि जो राज्य का प्रमुख होगा वो वंशानुगत होगा, लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। और इसमें क्या है, संसदीय प्रणाली को अपनाया है, संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। और यहाँ पर संसद की सर्वोच्चता रहती है और प्रधानमंत्री के हाथों में जो है मेन पावर होती है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, और जो राजा होता है वो क्या होता है, नाम मात्र का होता है। तो संसदीय प्रणाली की यही विशेषताएं हैं। संसद की सर्वोच्चता जो ब्रिटेन की एक बहुत ही खासियत है, क्योंकि ये कहते हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ मेल को फीमेल, फीमेल को मेल नहीं बना सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है। कौन, संसद। कहाँ की, इंग्लैंड की। बेल्जियम के बारे में बात कर लेते हैं, ऑप्शन है यहाँ पर तो इसको भी देख ही लेते हैं। बेल्जियम की राजनीति क्या है, एक संघीय है, यानी कि संघात्मक व्यवस्था है, और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक है, यानी कि वहाँ पर प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जैसे जनता के प्रतिनिधि जो है जनता की आवाज़ वहाँ पर जाकर के रखते हैं सीनेट वगैरह में। और संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है, यही राजतंत्र यहाँ पर भी है, बेल्जियम में भी यही राजतंत्र है कि जो है राजा राज्य के प्रमुख होते हैं। और प्रधानमंत्री भी यहाँ होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री बहुदलीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख होता है, यानी कि यहाँ पर बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था है, बहुदल है यहाँ पर, बहुदलीय प्रणाली है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और जो राजा होता है यहाँ पर वो राज्य का प्रमुख होता है। राजा क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी बातें बेल्जियम के बारे में हो गई। और अब हम यहीं पे स्टॉप करना चाहेंगे, क्योंकि जो है 1 घंटे से ऊपर ये वीडियो चला गया है, लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन इसमें होना चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो कितनी जा रही है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। कोशिश करते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो और आपको सक्सेस के डोर तक ये ले जाए। तो मिलते हैं कल कुछ और प्रश्नों के साथ। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें, अपने सभी प्लेटफॉर्म में शेयर करें, और सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलते हैं, मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।